हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया ही होंगे, क्या ही पूछूं बार बार। देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिए थे पूरा नर्वस टिश्यू और उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी हो गई है ना। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हमने स्टार्ट किए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह भी देखे नहीं है, पीएनएस सीएनएस हमने स्टार्ट किए थे। नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन वगैरह देख लिए थे, न्यूरोग्लिया देख लिए थे। अब उसी न्यूरॉन में कैसे इम्पल्स जनरेट होता है, कैसे कंडक्ट होता है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो हमारा पूरा टॉपिक रहेगा इसमें नर्व इम्पल्स। तो पहले इसमें हमको देखना है नर्व इम्पल्स। तो पहले तुम्हें थोड़ा सा याद होना चाहिए वो जो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़े थे, इस तरीके से देखे थे, है ना। इसमें क्या हो जाएंगे, डेंड्रॉइड्स निकल जाएंगे, यहाँ पे डेंड्रॉन से डेंड्रॉइड्स निकल जाएंगे और ये जो रहेगी सेल बॉडी रहेगी। तो जो नर्व इम्पल्स आएगा तो वो कहाँ से रिसीव होता है, वो रिसीव होता है डेंड्रॉइड्स पे। डेंड्रॉन बोल दो, एक बड़ा नाम डेंड्रॉन। यहाँ से नर्व इम्पल्स रिसीव होता है, सेल बॉडी जो है अपने पास, सेल बॉडी में जाता है और उसके बाद आगे किधर निकल जाता है, एक्सॉन। तो नर्व इम्पल्स तो यूनिडायरेक्शनल होता है। हम अगर बेसिकली ये मल्टी पोलर वाला जो न्यूरॉन उठाएं तो नर्व इम्पल्स की खास बात क्या है, सबसे पहले ये होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है। यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसे चलता है, तो वो डेंड्रॉन से सेल बॉडी से कहाँ जाता है, एक्सॉन पे। इस तरीके से चलते जाता है। अब इसकी स्पीड भी की भी वेराइटी होती है, कहीं ज़्यादा स्पीड से, कहीं कम स्पीड से। तो ये डिपेंड करता है इस एक्सॉन के डायमीटर पर। डायमीटर जितना ज़्यादा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे फिजिक्स मत लगाना, ये बायो है। देखो, इसकी जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है, नर्व इम्पल्स स्पीड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाती है इसमें डायमीटर ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन जितना ज़्यादा है उसका डायमीटर होगा। क्यों ऐसा डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर जो आयंस ग्रेडियंट होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो उतना ही ज़्यादा ग्रेडियंट बना लेगा, उतनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी। तो ऐसा मत सोचना कि फिजिक्स में तो जितना नैरो होता है उतनी स्पीड होती है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। इसके अंदर जो है थोड़ा सा क्या होना चाहिए, आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो नर्व इम्पल्स क्या हो जाएगा, स्पीडली मूवमेंट करेगा, है ना। ये बायो है। थर्ड नंबर पर नर्व जो इम्पल्स है वो डिपेंड करता है, मतलब चेंजेबल है। नर्व इम्पल्स चेंज हो सकता है, किससे, फिजिकली या केमिकली। फिजिकली या केमिकली। केमिकली कैसे चेंज हो सकता है, जैसे किसी को क्लोरोफॉर्म सूंघा दो तो उसकी जो नर्व इम्पल्स है वो स्लो हो जाती है, बेहोश हो जाता है ना। तो जैसे केमिकली चेंज हो जाता है, क्लोरोफॉर्म से ईथर से क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया। फिजिकली कैसे हो जाएगा, जैसे ठंड लग रही है, कोल्ड आ गया है, हॉट चीज़ आ गई है। इस तरीके से ये जो भी एनवायरनमेंट है ये भी नर्व इम्पल्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। उसके बाद कुछ केमिकल भी नर्व इम्पल्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो छोटा सा चीज़ हुई किसके बारे में, नर्व इम्पल्स के बारे में, कि ये किस हिसाब से काम करता है। अब जितने भी, जैसे कि नर्व इम्पल्स जा रहा है, मैंने बताया था कि एक न्यूरॉन 25,000 सेल से जुड़ा हुआ होता है। तो उस दौरान अगर एक इम्पल्स इतनी सारे मतलब मान लो कि नर्व फाइबर में जा रहा है, तो जितने नर्व फाइबर में जा रहा है वो एक साथ काम करेंगे, नहीं तो एक भी काम नहीं करेगा। तो ये जो नर्व इम्पल्स है, नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं, अलग ही पॉइंट है। जो नर्व फाइबर होते हैं वो ऑल और नन का नियम का पालन करते हैं। ऑल और नन, या तो होंगे तो सब साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्साइटेड होंगे, या फिर नहीं होंगे। ये इनका फंडा रहता है। ठीक है, ये नर्व इम्पल्स के बारे में बेसिक सी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं अपन कि नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, क्या क्या रीजंस रहते हैं इसके पीछे। देखो, हमको पता है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, उनके अंदर एक्साइटेशन में नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं, पहले एक बार फिर से हम एक्सॉन वाला लफड़ा देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, आयंस भी रहते हैं, आयन ग्रेडियंट रहते हैं, बन जाते हैं, और कुछ चयनात्मक चैनल भी होते हैं, सेलेक्टिव चैनल। तो ये मान लो कि एक्सोलेमा है। एक्सोलेमा मतलब एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ये जो आउटसाइड वाली है और ये इनसाइड वाली है, यहाँ की जगह ये पूरी एक्सोलेमा है ना। इसकी बात कर रहे हैं अपन, एक्सोलेमा की बात कर रहे हैं। अंदर साइड एक्सोप्लाज्म भरा होगा, जिसको अपन बोलते हैं ये एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है, लिख भी देते हैं एक्सोप्लाज्म।
एक्सोप्लाज्म को ही अपन ICF बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये जो है न्यूरॉन एक सेल ही तो है, तो सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और जो होता है क्या, एक्सोप्लाज्म। अब जो आउटसाइड का फ्लूइड होगा वो तो बाहर वाला फ्लूइड होगा, बाहर वाला फ्लूइड है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्या, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये एक्सोलेमा हो गई, मतलब पूरी लेयर है, मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या क्या कंडीशन होती है, जो आउटसाइड है ECF, वो अच्छे से समझ लेना। ECF में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, हाई सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आयन ज़्यादा होते हैं। अंदर साइड हाई पोटेशियम कॉन्सेंट्रेट होता है, पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन, अंदर साइड पोटेशियम है, आउटसाइड में क्या है अपने पास, सोडियम है। इसी के साथ पोटेशियम के साथ क्या होता है, इसमें नेगेटिव प्रोटीन भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, और उसी के साथ क्लोराइड भी होता है, Cl-। इतनी चीज़ मिलती है अपने को एक्सोप्लाज्म ECF में। एक्सोलेमा के अंदर साइड ICF है अपने पास, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और आउटसाइड क्या मिलेगा, ECF में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यही आयन डिसाइड करते हैं अपने पास प्रेशर ग्रेडियंट से कि कौन सा चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, अब ये जो हाई सोडियम है यहाँ पे, तो ये जो प्रोड्यूस करता है आउटसाइड, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, तो आउटसाइड हो गया क्या, पॉजिटिव। इनसाइड जो होगा, इनकी वजह से क्या हो जाता है, क्लोराइड। ये सिर्फ बैलेंस बनाने के काम आता है पोटेशियम, तो अंदर साइड मिलेगा अपने को नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, पोलराइज्ड स्टेट, ध्रुवीय अवस्था। जबकि न्यूरॉन की जो लेयर है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, वो बिल्कुल इम्पल्स रिसीव करने के लिए तैयार है। इम्पल्स आएगा उसके बाद अपन अलग बात करेंगे। अब जब भी इम्पल्स आता है तो ये जो बना है अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये चेंज होता है। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक्सोप्लाज्म में 3 डिफरेंट टाइप के चैनल होते हैं, है ना। चैनल सुना ही होगा तुमने, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। चैनल मिलते हैं अपने को 3 अलग अलग टाइप, तो इसी के अंदर अपने पास चैनल भी मिलते हैं, पूरी लेयर में होते हैं, अपन कहीं कहीं तो बनाएंगे। 3 टाइप के होते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट भी है। 3 टाइप में सबसे पहले जो आता है वो आता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये भी एक टाइप का कैरियर प्रोटीन ही है, लेकिन पावर का यूज़ करता है, एनर्जी का। इसको बोलते हैं क्या अपन, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप है हमारे पास सबसे पहला चैनल, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सिर्फ सोडियम पोटेशियम पे ही काम करता है। सोडियम पोटेशियम पंप है, ये यूज़ करता है ATP का, तो इसके अंदर होता है एटीपेज। MBBS में इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा जाता है पूरा, है ना। ये एक टाइप का कैरियर प्रोटीन है, इस तरीके से ये हो गया कैरियर प्रोटीन, एक साइड पकड़ता है दूसरी साइड घुमा देता है। सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आते हैं वोल्टेज चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल। ये स्पेसिफिक होते हैं, सोडियम के लिए अलग होते हैं, पोटेशियम के लिए अलग होते हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, तो इस तरीके से अपन बना लेते हैं। ये हमेशा बंद होते हैं, सिर्फ इम्पल्स आने पर ही चालू होते हैं। ये भाई साहब हमेशा चलते रहता है। तो यहाँ पे ये मान लो इसका है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, BGC, जो कि क्या है अभी ग्लूकोज है। सेकेंड वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम के लिए अलग होगा, पोटेशियम के लिए क्या होगा, अलग होगा। तो पोटेशियम के लिए भी बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेना, यही पूरी मैकेनिज्म में अभी काम आने वाला है। ये हमारे पास हो गया पोटेशियम के लिए, और ये वाला हो गया सोडियम के लिए वोल्टेज गेटेड चैनल। 2 सोडियम के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग। फिर कुछ अपने पास क्या होंगे, जो भी डिफ्यूज़न वाले लेवल पे होंगे, तो वो चैनल वैनल होते नहीं हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं यहाँ पे डिफ्यूज़न वाले, इस तरीके से गेट बन जाते हैं। डिफ्यूज़न भी चलते रहता है, तो डिफ्यूज़न कोई तो मेम्ब्रेन से ही होगा, सेलेक्टिव होता है डिफ्यूज़न। तो थर्ड हमारे पास आता है क्या, डिफ्यूज़न। यहाँ पे क्या होता है, हाई सोडियम
और यहाँ पे क्या होता है लो सोडियम। तो इसके बीच एक डिफ्यूज़न लेवल पे प्रेशर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, लो सोडियम। और यहाँ पे होता है हाई पोटेशियम, और यहाँ पे होता है लो पोटेशियम। ठीक है, इतने गेट होते हैं इस पूरे ग्रेडियंट को जब इम्पल्स आता है तो इस पर काम करने के लिए। सबके बारे में पढ़ते हैं। पहले सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, तो ये एटीपेज का यूज़ करता है, मतलब ये क्या करवाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है। क्या कैसे काम करता है, एटीपी का यूज़ करता है एटीपेज से, और 3 सोडियम आउटसाइड और 2 पोटेशियम इनसाइड पहुंचाता है ये। तो इस तरीके से याद करना कि नोकिया का फ़ोन है, नोकिया का फ़ोन है, 32 फ़ोन लॉन्च किए थे उसने और फिर उसके बाद बंद हो गई कंपनी। तो 32 याद रख लेना। कैसे याद रखोगे आप, सोडियम है आउटसाइड, पोटेशियम है इनसाइड। सोडियम जाते हैं 3, पोटेशियम जाता है 2, इस तरीके से याद कर लेना। तो यहाँ पे बना भी देते हैं अपन कि 3 सोडियम आउटसाइड और 2 पोटेशियम इनसाइड, 3 सोडियम और 2 पोटेशियम, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, 3 सोडियम 2 पोटेशियम आउटसाइड और इनसाइड, इस तरीके से ये याद कर लेना। अब ये आते हैं अपने पास वोल्टेज गेटेड चैनल। तो ये हमेशा इम्पल्स आएगा तभी खुलेगा, एक खुलेगा दूसरा बंद रहेगा, दूसरा खुलेगा तो एक बंद हो जाएगा, इस तरीके से ये काम करता है। डिफ्यूज़न पोटेशियम के लिए हमेशा चलते ही रहता है, वो तो पोटेशियम तो हमेशा डिफ्यूज़न से ऊपर नीचे मतलब जिधर भी जाना है उसको जाते रहता है। सोडियम के लिए कंडीशनल अप्लाई होता है। तो ये 3rd नंबर का हमारे पास क्या हो गया, डिफ्यूज़न। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो ये किस टाइप का है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये कंडीशनल अप्लाई है ना, ये वाला कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे है कि जब इम्पल्स आएगा तब काम करेगा वोल्टेज गेटेड चैनल। तो ये पूरा एक एक्सोलेमा अपन ने देखे कि एक्सोलेमा में कैसे सारी चीज़ें होती हैं, है ना। बहुत अच्छे से समझ लेना कि एक्सोलेमा है, आउटसाइड है, इनसाइड है। आउटसाइड में अपने को हाई सोडियम मिलता है, इनसाइड में हाई पोटेशियम मिलता है, उसके साथ नेगेटिव चार्ज प्रोटीन और क्लोराइड आयन भी होते हैं। तो इस कारण से अंदर साइड क्या मिलता है, नेगेटिव चार्ज, आउटसाइड मिलता है पॉजिटिव चार्ज। ये नॉर्मली पोलराइज्ड स्टेट में होता है। ये होता है क्या, पोलराइज्ड स्टेट में यही कंडीशन होती है जब तक कि नर्व इम्पल्स ना आए। जब नर्व इम्पल्स आता है तो चेंज होता है, और वो चेंज क्या होता है, इस हिसाब से होता है, इस कंडीशन को बनाए रखता है ये वाला अकेला और डिफ्यूज़र वाला। जब भी अपना पास इम्पल्स आएगा तो ये चैनल क्या होंगे, इन्वॉल्व होते हैं उसमें। कैसे होंगे पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। अभी ये डायग्राम तो समझ में आ ही गया होगा ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब अपन देखते हैं कि 3 टाइप के स्टेट पढ़ेंगे, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो 3 अवस्थाएं पढ़नी है अपने को, फेज पढ़ने, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड। और भी नाम है इनके, रेस्टिंग फेज, एक्साइटिंग फेज और रीस्टोरिंग फेज। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, पोलराइज्ड स्टेज। तो इस फेज़ में क्या होता है अपने पास, कौन सा है, रेस्टिंग फेज़। रेस्टिंग फेज़ में मेम्ब्रेन क्या है, बिल्कुल रेस्ट में है, कोई इम्पल्स नहीं आया है, नॉर्मली जैसी रहती है वैसे रहती है। जैसे मैंने बताया, आउटसाइड पॉजिटिव रहता है, इनसाइड में नेगेटिव रहता है, और वो किस वजह से होता है वो देख लेते हैं अपन। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं क्या, 1st नंबर का रेस्टिंग फेज़, RP। ये अपने पास मान लो, अब अपन इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, मैं वैसा नहीं बना रहा हूँ। ये अपना ICF है ना, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और यहाँ पे मिलेगा अपने को ECF, यहाँ पे मिलेगा क्या अपने को, ECF। मतलब ये सिर्फ एक्सोप्लाज्म है। अभी अपन ने ऐसा बना दिए थे, तो यही एक्सोप्लाज्म है। इसके आउटसाइड अपने को मिलता है क्या, पॉजिटिव, और इनसाइड मिलता है क्या, नेगेटिव। यहाँ पे इनसाइड मिलेगा क्या, नेगेटिव, आउटसाइड मिलेगा क्या, पॉजिटिव। ये कंडीशन रहती है। ये कंडीशन क्यों रहती है, तो ये कंडीशन इसलिए रहती है कि ECF में अपने पास होता है क्या, हाई सोडियम, और इनसाइड क्या रहता है, हाई पोटेशियम, और साथ में क्लोराइड, और क्या होता है, नेगेटिव प्रोटीन, ये भी रहता है इनसाइड में। तो इस कारण से इसी को अपन, यही जो है अपने पास क्या है, रेस्टिंग फेज। अब इसको कंट्रोल में बनाए रखने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 चलेंगे। मैंने पहले ही बोला कि वोल्टेज गेटेड चैनल हमेशा इम्पल्स आने पे खुलते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्या है, डिफ्यूज़न, और साथ में क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, तो वो नॉर्मली काम करते रहते हैं। तो इस दौरान एक तो कौन सा पंप काम करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप। एक्टिव कार्य करता है, एक्टिव वर्क करता है, ये एनर्जी का यूज़ करता है। क्या करता है ये, 3 सोडियम आउटसाइड
3 सोडियम आउटसाइड और 2 पोटेशियम इनसाइड, 2 पोटेशियम इनसाइड। ये भी काम करेगा। फर्स्ट सेकेंड नंबर पर पोटेशियम के लिए ये क्या होती है, परमिएबल होती है, पोटेशियम परमिएबल, पोटेशियम परमिएबल होती है, मतलब यहाँ पे डिफ्यूज़न भी काम करता है, यहाँ पे डिफ्यूज़न भी काम करता है। पोटेशियम के लिए परमिएबल है, सोडियम के लिए कोई परमिएबिलिटी नहीं है। सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहा है किस दौरान, रेस्टिंग फेज पर, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं क्या, रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। जब इसको मापते हैं तो इसकी मेम्ब्रेन पर जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसकी वजह से एक पोटेंशियल आ जाता है इस माइनस प्लस के डिफरेंस की वजह से, और ये जो माइनस प्लस का डिफरेंस है ये कितना आता है, तो ये आता है -70 माइक्रोवोल्ट, सॉरी मिली वोल्ट। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं अपन क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये नापने पे आता है -70 मिली वोल्ट, ठीक है। अब ये कंडीशन होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या होगा, इम्पल्स आएगा। इम्पल्स कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना, सेंसेशन आती है तो वो इम्पल्स के तौर पे रिसीव करते हैं क्या अपने पास, न्यूरॉन। तो अगली स्टेज कौन सी आएगी हमारे पास, डीपोलराइज्ड एक्साइटिंग स्टेज, एक्साइटिंग फेज। अब ये इतना याद रखना है तुम्हें कि रेस्टिंग फेज को बनाए रखने के लिए एक्टिव काम भी होता है और पैसिव काम भी होता है, एक्टिव भी होता है और यहाँ पे हमारे पास पैसिव काम भी होता है, दोनों होते हैं। पैसिव में सिर्फ पोटेशियम इन्वॉल्व है, एक्टिव में सोडियम पोटेशियम दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। पहला हमारे पास खत्म हुआ, ये वैल्यू भी याद रखना -70 मिली वोल्ट। अगला देखते हैं अपन क्या, डीपोलराइज। तो अगली स्टेज हमारे पास कौन सी फेज, डीपोलराइज। डीपोलराइज फेज में क्या होता है, देखो डीपोलराइज सेकेंड नंबर की देख रहे हैं, डीपोलराइज फेज या एक्साइटिंग फेज भी बोल सकते हैं, एक्साइटिंग फेज। नॉर्मली हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, आउटसाइड था पॉजिटिव, इनसाइड था नेगेटिव, आउटसाइड इनसाइड था नेगेटिव, आउटसाइड है पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से ये कंडीशन बनती है, ये नॉर्मल है, रेस्टिंग फेज है। जैसे ही इम्पल्स आया तो इम्पल्स आने पर क्या होता है, चेंज आएगा इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में, तो इसका जो चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, अब इस दौरान जो भी हमारे पास क्या था, सोडियम पोटेशियम पंप, ये रेस्टिंग फेज में मान के चल रहे हैं, तो रेस्टिंग फेज में क्या चल रहा था, सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा था, वो क्या हो जाएगा, बंद, ये हो जाते हैं क्या, क्लोज, ये रुक जाते हैं। उसी के साथ पोटेशियम की परमेबिलिटी क्लोज हो जाती है, परमिएबिलिटी ये भी क्या हो जाती है, बंद, क्लोज, खत्म। अब स्टार्ट होता है अगली स्टेज में, यहाँ पे रेस्टिंग में ये सारी चीज़ें क्लोज हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या थे, गेटेड चैनल भी थे। किसके लिए, सोडियम के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग। तो ये गेटेड चैनल जो है सोडियम के लिए अब ओपन हो जाएंगे, यहाँ से अब एंट्री होने लगेगी किसकी, सोडियम की, और ये बहुत ही कम टाइम के लिए होगा। अंदर सोडियम आएंगे, दोनों साइड से आएंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी सोडियम 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 बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये सोडियम अंदर आए, तो जैसे जैसे अंदर आएंगे इसकी जो होगी परमेबिलिटी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी, और यहाँ पे बाहर साइड ज़्यादा पॉजिटिव तो अंदर साइड आ जाएगा क्या, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से ये इम्पल्स क्या होगा, इस तरीके से चलता जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे रेस्टिंग पहले से थी, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, अंदर साइड, और ये जो नेगेटिव है ये कहाँ जाएगा, बाहर साइड। इस तरीके से ये क्या होगा, चेंज होते जाएगा, और ये इम्पल्स क्या होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो इम्पल्स आगे इस तरीके से बढ़ते जाएगा, जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाएगा, टारगेट ऑर्गन तक जाएगा, ब्रेन में जिस भी एरिया का होगा उस एरिया तक पहुँचना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ ऐसा था, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जाएगा अंदर साइड, नेगेटिव जाएगा बाहर साइड, इस तरीके से अंदर बाहर चलेगा, और ये जो नर्व इम्पल्स है ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो इस दौरान ये चैनल खुल गए और ये आगे इम्पल्स क्या हो गया, बढ़ते जा रहा। तो अपने पास जो एक्साइटिंग फेज है उसमें कौन से गेटेड चैनल खुलते हैं, सोडियम के लिए क्या हो जाती है, परमिएबल हो जाती है मेम्ब्रेन। तो परमिएबल होगी तो सोडियम के लिए स्पेशल चैनल दिए गए हैं, नॉर्मली वो डिफ्यूजन से नहीं जा रहा है, तो चैनल हो गए अपने पास सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। जब भी चैनल बोले ना तो हमेशा मान के चलना है कि वो वोल्टेज गेटेड चैनल की ही बात कर रहा है, डिफ्यूजन चैनल या फिर सोडियम पोटेशियम पंप की बात नहीं कर रहा। ये क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे, और बहुत ही कम टाइम के लिए, मिली सेकेंड के लिए होंगे। मिली सेकेंड में
अब ये सब क्या हो गए, ये तो क्लोज हो चुके हैं। तो इस दौरान क्या होगा, अब इसके ऊपर एक एक्शन पोटेंशियल आएगा, क्योंकि अब ये जो नर्व है, नर्व फाइबर है जो भी है अपने पास एक जोन, वो क्या हो जाएगा, एक्शन में आ गया। तो इसके ऊपर जो भी पोटेंशियल आएगा उसको अपन क्या बोलने लगते हैं फिर, एक्शन पोटेंशियल। और ये क्या हो जाता है, अपन ने पहले नापे थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था, -70 आ रहा था, तो ये चेंज होके किस में हो जाता है, +30 में। अगर यहाँ पे रेस्टिंग फेज था तो उसका कितना था, -70 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पे एक्शन फेज जो है अपने पास, एक्शन फेज, तो एक्शन फेज का कितना हो जाता है, +30 मिलीवॉट। तो एक्शन पोटेंशियल कितना हो जाता है, +30 मिलीवॉट, हाईएस्ट इतना जाता है। ये एक्साइटिंग फेज है। एक्साइटिंग फेज में यहाँ पे सिर्फ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल काम करते हैं, बाकी सब बंद हो जाते हैं। मिली सेकेंड के लिए होता है ये काम, और नर्व इम्पल्स आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, क्रॉस होते जा रहे हैं, अंदर बाहर मतलब जो भी जाना है वो सोडियम जाते जा रहा। उस दौरान पोटेशियम भी बंद, सोडियम पोटेशियम चैनल भी बंद। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डीपोलराइजेशन, एक्साइटिंग फेज। अगला तो लास्ट हमारे पास कौन सा फेज है, रीस्टोरिंग फेज या फिर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा, वापस से आते हैं अपन, 3rd नंबर का पढ़ रहे हैं, रीपोलराइजेशन, रीस्टोरिंग। वापस से रीस्टोर करना है पोलराइज स्टेज। यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, एक्सोलेमा हो गई अंदर। अब यहाँ पे इतना अगर अपन देखें तो यहाँ पे कौन सी स्टेज चल रही थी, मान लो एक्साइटिंग, और ये बहुत ही कम मिली सेकेंड के लिए होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, मिली सेकेंड के लिए। तो इस दौरान अंदर क्या आ गया था, पॉजिटिव आ गया था इम्पल्स के लिए, और बाहर आ गया था क्या, नेगेटिव आ गया था बाहर, अंदर आ गया था पॉजिटिव। और वैसा होता नहीं है नॉर्मली रीस्टोरिंग मतलब रेस्टिंग फेज में। ये किस वजह से हुआ था, ये हुआ था सोडियम की वजह से, मेनली सोडियम की वजह से। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए थे, अब रीस्टोरिंग हो गई। ये बहुत ही कितने टाइम के लिए हुआ था, मिली सेकेंड के लिए हुआ था। कौन सी स्टेज, डीपोलराइजेशन वाली। अब अपन पढ़ रहे हैं रीस्टोरिंग। तो रीस्टोरिंग के दौरान यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें खुलेंगी, एक तो यहाँ पे खुलेंगे पोटेशियम के लिए पारगम्य हो जाती है, तो पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो अब पोटेशियम क्या होगा, अंदर साइड आएगा, बाहर साइड जाएगा। सोडियम अंदर आए थे तो पोटेशियम इस दौरान कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। पोटेशियम बाहर जाने लगते हैं आउटसाइड, मतलब यहाँ पे ओपन होगा कौन, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये ओपन हो गए। साथ ही साथ इसके बाद कौन से चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें 3 सोडियम कहाँ जाएंगे, आउटसाइड, और 2 पोटेशियम कहाँ आएंगे, इनसाइड। ये भी चैनल हो जाएंगे। और इसी दौरान यहाँ पे ये सेकेंड हुआ हमारे पास, सोडियम पोटेशियम पंप भी खोल गए, सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी क्या हो गया, ओपन। 3rd नंबर पर पोटेशियम के लिए जो परमिबिलिटी है वो पहले के जैसे ही हो जाती है, परमिएबल। तीनों चीज़ वापस से रिस्टोरिंग हो गई। बस यहाँ पे एक अंतर ये आया रिस्टोरिंग फेज में कि यहाँ पे पोटेशियम वाले वोल्टेज गेटेड चैनल भी क्या हो गए, ओपन। नॉर्मली पोलराइज स्टेज में ये दोनों चल रहे थे, फिर अपने पास डीपोलराइजेशन आया, डीपोलराइजेशन में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, फिर आया अपने पास रिस्टोरिंग फेज, इसमें क्या हो गया, ये ओपन हो गया अपने पास पोटेशियम वाला। बाकी की कंडीशन वही की वही है। इस दौरान वापस से रिस्टोरिंग जो रीपोलराइजेशन हुआ है, रीपोलराइज, इसमें जो भी एक्शन पोटेंशियल होगा वो -70 मिलीवोल्ट के पास वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों स्टेज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। वही कंडीशन आ गई वापस से, अंदर साइड अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। अब एक बार फिर से तीनों को मिला के देखते हैं। तो 3 स्टेज है हमारे पास, वही अपने पास पोलराइजेशन, डीपोलराइज और रीपोलराइज। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक्सोन है, एक्सोन की एक्सोलेमा है। ये हो गया ECF, ये हो गया ICF। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा क्या, ECF। पोलराइज स्टेज में क्या होगा, तो पोलराइज स्टेज में कितनी चीज़ें होंगी। पोलराइज स्टेज में सबसे पहले तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा, परमिबिलिटी रहेगी, परमिएबल रहेगा। सेकेंड, इस दौरान सोडियम पोटेशियम पंप भी क्या करेंगे, काम करेंगे। कैसे काम करते हैं हम बात कर चुके हैं। इस दौरान अगर ये काम कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा अपने पास, इनसाइड आएगा नेगेटिव, आउटसाइड आएगा क्या, पॉजिटिव। जैसे ही इम्पल्स इंट्रोड्यूस होगा तो वो क्या हो जाएगा, डीपोलराइज्ड। पोलराइज्ड स्टेज में जो अपने पास पोटेंशियल आएगा
वो रेस्टिंग पोटेंशियल आएगा, आरएमपी बोला जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये आएगा कितना -70 मिली वॉट, ये जब नापेंगे। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड में क्या होता है, तो डीपोलराइज्ड में ये बंद हो जाता है, सिर्फ ओपन क्या होता है यहाँ पे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, ये ओपन रहते हैं। इस दौरान अब क्या होगा यहाँ पे, तो डीपोलराइज्ड में इनफ्लक्स होगा किसका, सोडियम का, सोडियम इनफ्लक्स अंदर साइड आएंगे, ठीक है, इनफ्लक्स होगा किसका, सोडियम का, सोडियम इनर साइड आएंगे। तो इनर साइड आने पर यहाँ पे जो अंदर की साइड है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, आउटसाइड हो जाएगा क्या, नेगेटिव, ठीक है। इस दौरान जो भी इम्पल्स आया है उसको अपन जो पोटेंशियल आएगा उसको बोलेंगे क्या, एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, सब वैल्यू वगैरह भी याद करनी, एक्शन पोटेंशियल होता है +30 मिली वॉट, ठीक है। ये खास बात है, ये याद रखना कि सोडियम इन्फ्लक्स कब होता है। बाकी की चीज़ें क्या हो जाएंगी, रीपोलराइजेशन की बात अगर अपन करें तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है, रीपोलराइजेशन में यहाँ पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। ये खुलने की वजह से क्या होता है, सोडियम का आउट फ्लक्स हो जाता है, ई फ्लक्स बोलते हैं, सोडियम का ई फ्लक्स, सॉरी पोटेशियम का ई फ्लक्स होता है। मतलब यहाँ पे क्या निकलेंगे, पोटेशियम सॉरी बार मैं सोडियम बोल रहा हूँ, पोटेशियम आउटसाइड, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी, और इसी दौरान बाकी की चीज़ें भी ओपन हो जाएंगी। जो पोलराइजेशन में था सोडियम पोटेशियम पंप भी हो जाएगा चालू। थर्ड नंबर पर पोटेशियम की जो परमिएबिलिटी थी वो भी क्या आ जाएगी वापस। तो इस पूरे खेल में वापस से हमको वही स्टेज मिल जाएगी जो पोलराइजेशन में थी। इनर साइड क्या मिलेगा, नेगेटिव, आउटसाइड क्या मिलेगा अपने को, पॉजिटिव, ठीक है, ये होगी। अब इस दौरान जो भी अपने पास पोटेंशियल आएगा वापस से रिस्टोरिंग पोटेंशियल वो आरएमपी के बराबर ही हो जाएगा, वो हो जाएगा -70 मिली वॉट, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हें याद रख के रखनी है कि कब कौन सी होती है और कब इन्फ्लक्स किसका होता है, कब आउट इफ्लक्स किसका होता है, अंदर बाहर कौन कब जाता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से इम्पल्स जनरेट होता है, आगे बढ़ता है। अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं साइनेप्सिस, साइनेप्सिस नहीं साइनेप्स। साइनेप्सिस तो जाइगोटीन फेज में आता है, जहाँ पे भी सिस आता है वो उसको मियोसिस से जोड़ना है, जहाँ पे भी बाकी हटके नाम आते हैं वो सब कहाँ पे जोड़ने हैं तुमको, दूसरे चैप्टर में जोड़ने हैं ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे जोड़ने लग जाओ नर्व वाले में। तो यहाँ पे साइनेप्स होता है। साइनेप्स क्या होगा, ये जो इम्पल्स है वो तो जाते जा रहा। अब न्यूरॉन इतना बड़ा थोड़ी ना है कि वो अनंत तक पहुँचा ही देगा उसको, जहाँ पे उसका टारगेट है, जहाँ से मतलब हाथ में अगर इम्पल्स जनरेट हुआ तो डायरेक्ट ब्रेन में थोड़ी पहुँचाएगा, बीच में क्या होंगे, साइनेप्स होंगे। साइनेप्स मतलब दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। तो आगे वही देखना है अपने को क्या, साइनेप्स। साइनेप्स देखने से पहले एक छोटी सी चीज़ छूट रही है, साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन में क्या होता है, माइलिन शीथ का रोल क्या है वो देखना है, वो थोड़ा सा मैंने पहले बोला था ना, बताऊंगा। तो यहाँ पे अपने को पढ़ना है क्या, साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन होता है माइलिन शीथ में, माइलिन शीथ में होता है। जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है वहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन नहीं होता है। ये क्या करता है, एनर्जी बचाता है, एनर्जी सेवर होता है, और ये फास्ट काम करता है, फास्ट वर्किंग स्पीड इसकी होती है। कैसे होता है, देखो जहाँ पे भी माइलिन शीथ बनती है ये अपने पास अभी अपन देखते आ रहे हैं कि क्या है, एक्सोलेमा है। इसके ऊपर क्या अपन ने देखे थे, स्वान सेल थी, स्वान सेल ने क्या वो कर दिया था, डिपोजिशन माइलिन शीथ स्फिंगोलिपिड का, है ना, ये दोनों साइड होगा। इस तरीके से होगा। अब ये क्या डिपॉजिट कर देता है, माइलिन शीथ, ये इसने क्या कर दिया, माइलिन शीथ डाल दिया, स्फिंगोलिपिड, और माइलिन शीथ बना दिया। लेकिन ये कहीं कहीं पे नहीं बनाता है, क्योंकि एक सेल से दूसरी सेल के बीच में थोड़ी सी जगह रह जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रनवियर। तो ये हमारे पास है नोड भाई साहब, ये हमारे पास है क्या, नोड ऑफ रनवियर। ऐसा पूरी मेम्ब्रेन पर होगा एक्सॉन की, आगे भी होगा, इधर भी अगर अपन देखें तो आगे भी होगा। सिर्फ एक और बनाऊंगा, एक और भी क्या, आधा ही बनाऊंगा, ये से और आगे भी क्या होगा, वही माइलिन शीथ जमा हो जाएगी। अब जहाँ पे माइलिन शीथ जमा होती है वहाँ पे चार्ज नहीं होता है,
क्योंकि वो चार्ज को बाहर निकलने नहीं देता है। इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये फेट का बना होता है, स्फिंगोलिपिड एक फेट है। तो यहाँ पे जो माइलिन शीथ है ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर विद्युत रोधी इंसुलेटर है, इंसुलेशन में इंसुलेटर है। ये क्या करती है, चार्ज को निकलने नहीं देती है ना, इम्पल्स का जो भी चार्ज है उसको बाहर नहीं जाने देती, उसको रोक लेती है। लेकिन कहीं कहीं पे ये क्या होता है, नोड ऑफ रनवियर बन गए हैं, तो नोड ऑफ रनवियर बनने की वजह से यहाँ पे जो चार्ज है वो तो आएगा। तो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब इम्पल्स आया तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आउटसाइड, ये नेगेटिव हो गया और ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव में कोई आवेश या चार्ज नहीं होता है, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन चार्ज है मान लो। तो यहाँ पे इसके जो आगे का नोड ऑफ रनवियर होगा वो तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। तो जैसे ही यहाँ तक इम्पल्स आया, आउटसाइड आ गया नेगेटिव, तो ये क्या करता है, अब इतना इंसुलेटर है, इसके बाद अपने पास चार्ज है तो ये जंप कर देता है, इसे यहाँ से क्या कर देता है, जंप कर जाता है डायरेक्ट किसके पास, नेगेटिव से पॉजिटिव के साथ। तो यही वाले जो कंडक्शन है इसी को बोला जाता है क्या, सॉल्टेटरी कंडक्शन। और ये बहुत फास्ट, एनर्जी सेवर, सब कुछ होता है, टाइम भी बचाता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्टेशन हो रहा है, सॉल्टेशन, इसी को बोल रहे हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना थोड़ा सा। अब देखते हैं अपन क्या, साइनेप्स। अब इम्पल्स चलते 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 कहाँ पहुँच चुका है, एक्सॉन के बिल्कुल टीलोडेंड्रिया के साइनेप्टिक नोब पे पहुँच चुका है। हमने स्ट्रक्चर देखे थे। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेल बॉडी है, डेंड्रॉइड्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक्सोलेमा है, एक्सोन है। तो यहाँ से इम्पल्स इधर से आया, चलते 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 यहाँ पे पहुँच गया। इसके पास क्या होंगे, साइनेप्टिक नोब होंगी, बटन होंगी, है ना, बटन लाइक स्ट्रक्चर हमने देखे थे, साइनेप्टिक नोब होंगी। ये टीलोडेंड्रिया है, इतना पोर्शन जो बढ़ गया है टीलोडेंड्रिया है और इसकी साइनेप्टिक नोब है। अब इसकी साइनेप्टिक नोब से अब इम्पल्स कहाँ जाएगा, दूसरे अपने पास डेंड्रॉइड्स पे जाएगा, टीलोडेंड्रिया से डेंड्रॉइड्स पे जाएगा। तो डेंड्रॉइड्स और टीलोडेंड्रिया या एक्सोन ही बोलेंगे, तो एक्सोन और डेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया मतलब डेंड्रियन पे जाएगा, डेंड्रियन, ठीक है। तो यहाँ से इम्पल्स आया 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 और कहाँ पे पहुँच गया है, वो टीलोडेंड्रिया पे। टीलोडेंड्रिया से अब नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा। तो वो कहाँ से इम्पल्स रिसीव करता है, कोई भी न्यूरॉन तो वो डेंड्रियन से ही करता है, डेंड्रियोइड्स से करता है। तो ये एक्सॉन के टीलोडेंड्रिया पे पहुँचने के बाद ये अगले न्यूरॉन के डेंड्रियन पे जाएगा, है ना, तो वो रिसीव करेगा। तो बस इसी जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, दो न्यूरॉन के बीच की इस जंक्शन को ही बोलते हैं क्या, साइनेप्स। इसी को बोलते हैं क्या, साइनेप्स। साइनेप्सिस अलग होता है, ये हम साइनेप्स पढ़ रहे हैं, साइनेप्स, इसी के बीच अब बात करनी है। तो साइनेप्स दिख रहा है कि क्या है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगला वो आ जाएगा और वो अगला क्या हो जाएगा, एक्सॉन पे चला जाएगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा जहाँ पे पहुँचना है। इस तरीके के जंक्शन हमको बहुत सारे मिलते हैं, जितने बन चुके होते हैं वो हम जब पैदा होते हैं उतने ही बनते हैं वहाँ, उसके बाद ये बनना बंद हो जाते हैं। न्यूरॉन अगर ख़त्म होते हैं तो बनते भी नहीं। तो देखा होगा कहीं कहीं पे कोई पोर्शन का सेंसेशन चला जाता है तो वो न्यूरॉन से रिलेटेड नहीं होता है, कभी कभी वो ब्रेन के पार्ट से रिलेटेड होता है, इसलिए ठीक भी हो जाता है, और कभी कभी ठीक नहीं होता है तो न्यूरॉन से रिलेटेड होता है, साइनेप्स गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो साइनेप्स है ये स्टार्टिंग में बन जाते हैं जितने बनने हैं। तो ये होता क्या है साइनेप्स, तो साइनेप्स होता है जंक्शन, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। कैसे बनता है, तो ये एक्सॉन के टीलोडेंड्रिया प्लस, और किसके बीच अगला, ये जो टीलोडेंड्रिया बनेगा और अगला किसके बीच बनेगा, डेंड्रियन। तो जब भी हम बात करेंगे साइनेप्स की तो सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं आती। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा तुमको कि इसके बीच में एक खाली जगह भी मिलेगी जिसको बोलेंगे अपन क्या, दरार, क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे अगर हम साइनेप्स की बात करें तो साइनेप्स किस किस के बीच होता है, तो ये होता है प्री न्यूरोटिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट न्यूरोटिक मेम्ब्रेन। अब प्री और पोस्ट क्या होता है, तो प्री जो पहले आने वाला है, पोस्ट जो बाद में आने वाला है। तो प्री मतलब यहाँ पे होगा क्या, एक्सॉन का टीलोडेंड्रिया,
और जो बाद में आने वाला यहाँ पे होगा क्या, डेंड्रॉन, डेंड्रॉइड्स भी बोल सकते हैं, उसी की ब्रांच। ये होता है हमारे पास साइनेप्स प्यारे। तो साइनेप्स में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक प्री न्यूरोटिक मेम्ब्रेन, टीलोडेंड्रिया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और उसके बाद पोस्ट न्यूरोटिक मेम्ब्रेन। इसी को पूरा अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले इस छोटे से पोर्शन का एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 न्यूरॉन के बीच का साइनेप्स का डायग्राम है। इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो पूरा जंक्शन बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या, साइनेप्स। प्री न्यूरोटिक और पोस्ट न्यूरोटिक भी बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक लिखा है, तो तुम वही याद करना। तो यहाँ पे साइनेप्स किस किस के बीच होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस उसके बाद यहाँ पे आ जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, प्लस यहाँ पे आ जाता है क्या, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मतलब इनसे मिलके ही बना होता है क्या, साइनेप्स। यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, तो ये जो ब्लैक दिख रहा है तुम्हें, ये है एक्सॉन, यहाँ से एक्सॉन है, और ये एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है, इसलिए अपन इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो गोले गोले दिख रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं क्या, साइनेप्टिक वेजाइकल, साइनेप्टिक वेजाइकल, वेजाइकल। इसके अंदर भरा होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर। इसकी अपन बात कर चुके हैं पहले। ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी हो सकता है, मतलब आगे सिग्नल जाने देना है या नहीं जाने देना है, या ज़्यादा एक्साइटेशन में जाने देना है या इनहिबिट करके जाने देना है, उस हिसाब से डिसाइड करता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर 2 टाइप के होते हैं। फिर यहाँ पे साइनेप्टिक वेजाइकल हो गई। ये जो पूरी बटन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन क्या, साइनेप्टिक नोव, उसको नहीं लिखते हैं साइनेप्टिक नोव। अब यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, इसको बोला जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो बीच में जंक्शन दिख रहा है, ये जो खाली जगह दिख रही है, इसको बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, ये इसको बोला जाता है पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों ही मिलके बनाते हैं क्या, साइनेप्स। ये जो तीनों दिख रहे हैं, ये मिलके बनाते हैं क्या, साइनेप्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये बनाते हैं क्या, साइनेप्स। अब होता क्या है, ये जो इम्पल्स कैसे जाते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे अपन। ये पूरा स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसीवर होते हैं, इनसे जो भी सिग्नल आता है वो रिसीव करते हैं। अब जो भी ये जो इम्पल्स जा रहा है, जो भी साइनेप्स हो रहे हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक केमिकल साइनेप्स होता है और एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 टाइप के हमारे पास क्या मिलते हैं, साइनेप्स। एक होता है क्या, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दूसरा होता है क्या, केमिकल। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके ऊपर जो जाएगा तो चार्ज के रूप में जाएगा, है ना, और इसमें जाएगा तो इसमें क्या जाएगा, कोई केमिकल जाएगा। तो हमारे पास जो केमिकल है वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो इलेक्ट्रिकल है, इसके लिए यहाँ पे बीच में न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए इम्पल्स पहुँचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी चार्ज आता है वो अगले न्यूरॉन पे पहुँच जाता है। तो इसके बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, उसके अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट अब्सेंट होती है, या होती भी है तो बहुत कम होती है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो जो भी चार्ज मतलब इम्पल्स आएगा वो फट से हो जाएगा। मतलब ये जो होगा, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है। अब ये हमारे इसमें बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत ही कम होता है। एक मूवी तुमने देखी हो, लूसी, तो उसके अंदर ये वाला पोर्शन आ जाता है, वो ड्रग्स के जरिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बन जाते हैं उसके अंदर। और वो मूवी हाइपोथेटिकली है। बाकी अगर ऐसा होता है तो बहुत फास्ट हमारे इम्पल्स रिसीव होने लगेंगे, हमको पहले ही सेंसेशन आ जाएंगे कोई भी हमारे पास कोई चीज़ आती है। तो केमिकल साइनेप्स तो क्या होता है, इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, इसमें अब्सेंट है तो इसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है, ये थोड़ी सी इसके रिस्पेक्ट में स्लो है। अगर ये फास्ट है तो ये स्लो है। हमारी जो बॉडी है उसमें ये कौन सा वाला साइनेप्स मिलता है, तो उसमें ये दोनों मिक्स मिलता है। किससे मिलता है, तो ये जो हमारे इसमें साइनेप्स है, ये इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल। मतलब यहाँ से ये जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक है, उस पर तो मिलता है क्या, इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे जो इम्पल्स आया है वो आता है क्या, इलेक्ट्रिक। यहाँ पे जो आया है, ये जो बीच खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे मिलता है अपने को क्या, केमिकल।
साइनेप्टिक लेफ्ट है, फिर आगे जो इम्पल्स जाएगा वो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल। हमारे इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ही होता है, कहीं पे सेपरेट होकर केमिकल और इलेक्ट्रिकल नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल रेयर ही होता है, मान के चलो कि होता ही नहीं है, जो भी होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ही होता है। तो ये हमारे पास पूरा सिस्टम है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म में होता क्या है, कैसे इम्पल्स आता है और आगे बढ़ता है। तो मान लो कि कोई इम्पल्स आया, इम्पल्स इधर से आएगा, वो अपन पहले देख चुके हैं कैसे आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वही अपना डिपोलराइजेशन होते होते यहाँ पे सिग्नल आ गया, है ना। यहाँ पे जैसे इम्पल्स आएगा, ये जो मेम्ब्रेन है टीलोडेंड्रिया की, ये क्या हो जाएगी, कैल्शियम के लिए परमिएबल हो जाएगी। तो अंदर की तरफ क्या आने लगेगा, कैल्शियम आने लगेगा, ECF से कैल्शियम अंदर आने लगेगा। और जैसे ही इम्पल्स आया, है ना, लिख देते हैं, इम्पल्स जैसे ही आया, कैल्शियम के लिए मेम्ब्रेन क्या हो गई, परमिएबल हो गई। अब परमिएबल हो गई तो वो कैल्शियम जाएगा और ये सिनेप्टिक वेसाइकल है, इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ये करेगा साइनेप्टिक वेसाइकल को स्टिमुलेट, साइनेप्टिक वेसाइकल स्टिमुलेट करेगा। अगर ये स्टिमुलेट हो गई तो आगे ये जो साइनेप्टिक वेसाइकल है ये जाएगी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाएगी और वहाँ जाके टूट जाएगी। तो इससे जो न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं इसके अंदर, हम देख चुके हैं इसके अंदर क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जो दो टाइप के होते हैं, इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी। तो ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब यहाँ से केमिकल क्या जाएगा, रिसीव होके इस यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आ गया, मतलब ये क्या है, रिसेप्टर है। तो ये होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अपने लिखे नहीं, ये हमारे पास क्या है, रिसेप्टर। अब ये क्या हो जाएगा, रिसीव करेगा सिग्नल को, जो भी इम्पल्स आया है, और वो आगे इस केमिकल के जरिए यहाँ पे इम्पल्स जनरेट करेगा, है ना। यहाँ पे इम्पल्स आया तो ये इम्पल्स जनरेट होगा और ये इम्पल्स जनरेट होगा, तो यहाँ पे रेस्टिंग फेज थी, तो वो क्या हो जाएगी, एक्साइटेबल हो जाएगी, एक्साइटेबिलिटी आ जाएगी इसमें, और आगे इम्पल्स कंटिन्यू होकर आगे चले जाएगा। सेम आगे जब भी टीलोडेंड्रिया पे पहुँचेगा, सेम मैकेनिज्म होने वाला है ये। अब ये जो निकल जाएगा उस दौरान ये इम्पल्स जैसे ही गया तो कैल्शियम के लिए इम्परमिएबल हो जाएगी, कैल्शियम को ऑब्जर्व कर लेती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रुक जाते हैं, मतलब जितना रिलीज होना था, जितना सिग्नल पहुंचाना था वो पहुंचा चुके। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक्साइटेबल होते हैं और इनहिबिटर होते हैं। तो अगर एक्साइटेबल गया तो एक्साइटेबिलिटी आ जाएगी, एक्साइटेबल भी होते हैं और इनहिबिट करने वाले इनहिबिटर भी होते हैं। मोस्ट कॉमन एक्साइटेबल वाला कौन सा है, इनहिबिटर। एक्साइटेबल वाले जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आता है अपने पास, एसिटाइल कोलिन आता है, एस से लिखते हैं, एसिटाइल कोलिन है। और जो इनहिबिट करता है वो क्या है, गाबा। इसके बारे में मैं कल बता चुका हूँ, है ना, मतलब कल क्या पिछली वीडियो में बताया है, एसिटाइल कोलिन और गाबा। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म होता है, कैसे आता है कैसे जाता है, ये पूरा सिस्टम समझ में तो आगे होगा कि इम्पल्स कैसे जाता है। कैल्शियम परमिएबल होता है, सिनेप्टिक वेसाइकल पर स्टिमुलेट होता है, सिनेप्टिक वेसाइकल क्या हो जाती है, टूट जाती है। ये भी लिख ही देते हैं, यहाँ पे जाके, कहाँ पे जाके, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके ये टूट जाती है ना, ब्लास्ट हो जाती है, और वहाँ पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देती है। ये पूरी प्रोसेस थी नर्व इम्पल्स की, कैसे जनरेट होता है, कैसे मूवमेंट होती है और कैसे आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, ठीक है, पूरा क्लियर हुआ होगा। बाकी यहाँ तक अपना ये पोर्शन खत्म हुआ नर्वस टिश्यू वाला। अब स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पूरा क्लियर हुआ होगा आई होप। बाकी NCERT पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।